ओके। तो अब हम डिस्कस कर रहे थे टेम्परेचर रेगुलेशन बाय द हाइपोथैलेमस थोड़ा सा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं। जो मेन एरिया है, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि मेन एरिया की बात करें, दैट इज कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जो हाइपोथैलेमस के थ्रू अगर मैं बात करती हूँ तो वो है प्री ऑप्टिक एरिया, ठीक है। तो वो याद रखना है, कौन सा एरिया है? प्री ऑप्टिक। प्री ऑप्टिक एरिया, ठीक है। अगर मैं मेन टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करती हूँ, इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट? एंटीरियर हाइपोथैलेमस का एरिया और फिर पोस्टीरियर, ठीक है। ठीक है, हाइपोथैलेमस का एरिया और फिर पोस्टीरियर एरिया, ठीक है। तो याद क्या करना है? एक मिनट, किसी से शायद ये मेरे ख्याल से आप लोगों की तरफ से भी थोड़ा सा आता है। इसको स्टॉप कैसे किया जाता है? किसी को पता है कि इसको स्टॉप कैसे करते हैं लड़कों में से? अगर किसी को पता हो या किसी को ये। अच्छा, ये टेक्स्ट, ये लाइंस जो है ना, वो किसी और के फोन से या तो या फिर। अच्छा, तो इसमें मैं क्या बता रही थी कि हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर रेगुलेशन के साथ आपका। अच्छा, मैं रिपीट कर रही हूँ। तो हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर रेगुलेशन है। अगर वो मेन टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें तो उसमें आपने प्री ऑप्टिक एरिया जो हाइपोथैलेमस का है, दैट इज एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑलवेज प्रेफरेबल ओवर व्हाट? ओवर एंटीरियर हाइपोथैलेमस, इंटीरियर हाइपोथैलेमस। ठीक है। ओवर एंटीरियर हाइपोथैलेमस एंड देन व्हाट? अगर पोस्टीरियर, एंटीरियर की भी ऑप्शन ना हो तो फिर पोस्टीरियर, वरना सिर्फ एंटीरियर या प्री ऑप्टिक में से बात होती है, अगर मैं सिर्फ टेम्परेचर रेगुलेशन ओवरऑल की बात करूं। फिर उसके बाद आप लोगों ने याद क्या करना है? अगर मैं बात करूं कि कोल्ड टेम्परेचर की, तो एसी से याद रखना है। एसी, ए और सी से। एसी से याद रखना है, गर्मियां हैं, एसी तो सबको याद होगा, ठीक है। तो एसी से क्या याद रखना है? कि एसी से एंटीरियर हाइपोथैलेमस कॉजेज द बॉडी कोल्ड टेम्परेचर। एंटीरियर हाइपोथैलेमस कॉजेज व्हाट? तो कोल्ड टेम्परेचर, एसी से याद रखना है। एंड द हॉट टेम्परेचर फिर इसके अलावा कौन प्रोड्यूस करेगा? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। तो याद रखना है कि जब भी बॉडी ने कोल्ड की तरफ जाना है तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस की तरफ जाएगा। और अगर मैं पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस की बात करूं तो हीट प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी अगर हो गई है या हॉट टेम्परेचर बॉडी ने प्रोड्यूस करना है, तो वो क्या करेगा? वो करेगा पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। ठीक हो गया? ये दो चीजें समझ आ गई। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर वो ये कह रहा है कि, अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर हम 5, ये रिपीट करूं? अच्छा, रिपीट ये है कि वो ये प्री ऑप्टिक एरिया, और प्री ऑप्टिक एरिया इज द मेन एरिया, अगर ओवरऑल एरिया की बात करें, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस फॉर कंट्रोलिंग द बॉडी टेम्परेचर इज व्हाट? प्री ऑप्टिक एरिया इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर द एंटीरियर हाइपोथैलेमस, और उसकी भी ऑप्शन ना हो तो फिर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। इसके अलावा कोल्ड टेम्परेचर की अगर वो बात करें तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस फ्रॉम निमोनिक एसी, और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस फॉर द हीट प्रोडक्शन। ठीक है। तो ये देखें कि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में पी और एच की बात करते हैं, पी एंड एच लेते हैं ना, पोस्टीरियर का पी और एच फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो इसी तरह ही एच पी उसके आगे आ जाएगा कि हीट प्रोडक्शन, और हीट का एच और पी का प्रोडक्शन। तो हीट प्रोडक्शन जब भी होगी तो उस तरह याद कर लें कि वो हमारे पास किससे होगी? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो हम 5 कर रहे थे उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या पूछ रहा है कि जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो मेंटेन करता है टेम्परेचर को इफेक्टिवली बाय व्हाट? तो वेजोडाइलेशन। तो आपको पता है कि जब भी वेजोडाइलेशन होगी तो बॉडी जो है वो कोल्ड, ठंडी होती जाएगी, ठीक है। वेजोडाइलेशन से क्या होता है कि बॉडी हीट प्रोड्यूस नहीं करती, जिसकी वजह से बॉडी कोल्ड की तरफ जाती है। और अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो तो क्या होगा? हीट हीट प्रोड्यूस होगी। प्रोड्यूस। हीट प्रोडक्शन होगी। इसी तरह ही अगर शिवरिंग होगी, ज्यादा बॉडी शिवर करेगी, तो क्या शिवर हम क्यों करते हैं? हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस। हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन के लिए। तो हमेशा याद रखना है कि अगर वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस की बात कर दें तो बॉडी क्या करेगी? शिवरिंग करेगी फॉर जनरेटिंग द हीट।
या बॉडी क्या करेगी, वेज ऑफ कंस्ट्रिक्शन की तरफ जाएगी फॉर जनरेटिंग द हीट। लेकिन अगर डायलेटेशन की बात करेगा तो बॉडी जो है वो कूलिंग इफेक्ट उसका आएगा डायलेटेशन का, और बॉडी जो है वो कूल होगी। क्वेश्चन नंबर 6, डीप स्लीप इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? तो डीप स्लीप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेल्टा वेव्स। ठीक है, ये डीप स्लीप नॉन रेम स्लीप के साथ उसने एसोसिएट किया, जिसके अंदर हमारे पास डेल्टा वेव्स आती हैं, और इसके अलावा हमारे पास थीटा वेव्स वगैरह भी आ जाती हैं। ठीक है, तो डीप स्लीप के साथ वो। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या बात आ जाती है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 7, इफ द टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट इंक्रीज देन देयर विल बी मैम जी। मैम ये डीप स्लीप के साथ तो हमारे पास ये बाकी ऑप्शन भी तो हम रिलेट कर सकते हैं, तो फिर हमने डेल्टा वेव को क्यों प्रेफर किया? अच्छा, डीप स्लीप इज कैरेक्टराइज्ड बाय की बात कर रहा है। अब डीप स्लीप में लॉस ऑफ मसल टोन नहीं होता, पेनाइल इरेक्शन, प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन, ब्रूइज्म, ये रैम स्लीप के साथ होता है बच्चे, सारा कुछ। ठीक है, तो मैंने पहले बताया ना कि हम डीप स्लीप किसको कहते हैं डॉक्टर मिश्रा? नॉन रैम स्लीप। नॉन रैम को। नॉन रैम स्लीप को, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो नॉन रैम स्लीप के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो डीप स्लीप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैम ब्रुक्सिज्म तो आ सकता है। हम यस मैम। ब्रूसिज्म नॉन की रैम स्लीप की एचडी में डेल्टा वेव। ब्रूसिज्म की बात दफा बात करता है, लेकिन ब्रूसिज्म असल में जो एसोसिएशन हम करेक्टराइज्ड बाय, अगर वो बात करेगा ना कि उसको करेक्टर हमने किस तरह करना है, तो हमने ईईजी पे करेक्टराइज किया इन वेव्स को। ठीक है, ईईजी पे इसलिए क्योंकि ईईजी का टेस्ट किया गया। ठीक है, जिससे हमें पता चला कि इसके अंदर ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स हैं डिफरेंट स्लीप्स में, जिन्होंने उसको करेक्टराइज्ड किया इनटू द डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, रैम और नॉन स्लीप रैम में। ठीक है, जब हम कोई टेस्ट करते हैं तो उसी से ही हमें पता चलता है ना कि हमने इसको टाइप कैसे करना है, इसकी स्टेजिंग कैसे करनी है, या इसको हमने इन डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग कैसे रखना है। हाँ, नॉन रैम स्टेज के अंदर हमारे पास डेल्टा वेव्स आ जाती हैं। ठीक है, और नॉन रैम में ब्रूसिज्म भी आती है जो कि N2 के अंदर हमारे पास आती है, लेकिन जो डेल्टा नॉन रैम की जो हमारे पास डेल्टा वेव्स हैं वो उसको करेक्टराइज करती हैं इनटू द नॉन रैम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सेट पॉइंट इंक्रीज देन देयर विल बी अ डिक्रीज इन व्हाट? तो इसके अंदर डिक्रीज क्या होगा, हमारे पास स्वेटिंग कम होगी। जब भी आपका जो सेट पॉइंट होता है, जैसे आपका बॉडी का एक सेट पॉइंट है। ठीक है, ओके डॉक्टर अवैस। अच्छा, जैसे बॉडी का एक सेट पॉइंट है कि आपका सेट पॉइंट कितना है, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर मैं बात करूं। ठीक है, एक ये सेट पॉइंट है। तो जब भी ये सेट पॉइंट हमारा इंक्रीज कर जाएगा, तो इस तरह याद रखें कि हमें गर्मी कम लगेगी। फिर जब भी हमारा सेट पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा ऑलरेडी, तो इंक्रीज इन द टेम्परेचर कैन नॉट कॉज द स्वेटिंग। ठीक है, इस बात की समझ आ रही है कि हमारा एक सेट पॉइंट है बॉडी का 97 अगर फ़ारेनहाइट, और मैं अगर बात करती हूँ कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है और हम उसके साथ कोप अप नहीं कर रहे हैं, तो हमें स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, भी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हीट प्रोडक्शन की वजह से स्वेटिंग स्टार्ट होगी, ताकि कोल्ड की तरफ हम जाएं। ठीक है, उस टेम्परेचर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज ना करें। लेकिन अगर सेट पॉइंट का टेम्परेचर ही बढ़ा दें, अगर वो 97 से ही अबव चला जाए, फ़ारेनहाइट्स में बात करें, सेंटीग्रेड्स में नहीं, तो अगर मैं उसी को ही बढ़ा दूं तो बाहर का टेम्परेचर बेशक बढ़ जाए, तो हमारे पास क्या होगा, हमें गर्मी कम लगेगी, स्वेटिंग कम होगी। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? इसी तरह ही अगर मैं ये बात करती हूँ कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी या सेट पॉइंट को हम, ठीक है, अगर हम उसको डिक्रीज कर देते हैं, तो इसी तरह हमें सर्दी जो है वो शिवरिंग हमारी बॉडी में कम होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब भी, ये तो देख लो, दुपट्टा प्रेस करने वाला है। अच्छा, तो जब भी याद रखना है कि जब भी हमारे पास सेट पॉइंट की वो बात करेगा, तो सेट पॉइंट ऑफ द बॉडी, अगर टेम्परेचर ऑफ द सेट पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास स्वेटिंग कम हो जाएगी, हमें पसीना कम आएगा, क्योंकि हमें गर्मी नहीं लगेगी, हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर ही वो होगा, बेशक बाहर का टेम्परेचर बढ़ता रहे। ठीक है, और क्या होगा कि अगर सेट पॉइंट ही हमारा कम हो जाएगा तो हमें सर्दी भी उतनी नहीं लगेगी, बेशक बॉडी का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर चेंज हो।
ठीक है, ये चीज समझ आ गई है आपको इस चीज की? हाँ ऐसे ही है, लेकिन कोल्ड के अंदर वेजोडाइलेशन होती है ना, कोल्ड अगर जनरेट करना, कोल्ड में ठंड लगी नहीं है, जो इंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो कोल्ड को जनरेट करता है। जनरेट करने के लिए उसको वेजोडाइलेशन करानी पड़ती है डॉक्टर अनिला। ओके। ओके ठीक है, तो जनरेट करता है तो उसको वेजोडाइलेशन। अच्छा, अब मैम ये जी। मैम ये सेट मैम ये सेट पॉइंट जो है ये बाहर की बात कर रहा है ना, एक्सटर्नल की बात कर रहा है? नहीं, सेट पॉइंट जो होता है ये बॉडी का जो सेट, आपका एक सेट पॉइंट है ना, ये उसकी बात करता है। ठीक है, जो बॉडी के पॉइंट के साथ एसोसिएट होता है ना, ये वो सेट पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम अपने बॉडी के सेट पॉइंट के साथ, जो हमारा पॉइंट सेट है बॉडी का विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये उसके साथ बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम ये कहते हैं कि जब भी हमारा सेट पॉइंट बॉडी का इंक्रीज कर गया, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी स्वेटिंग नहीं क्रिएट करेगी विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, अगर वो चेंज भी होगा। ठीक है, एक सेट पॉइंट होता है जो फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, हमारा बॉडी का विद द आउटर टेम्परेचर के साथ, ये एक रिलेशन के साथ आता है। ठीक है डॉक्टर, तो उसमें अगर सेट पॉइंट ही आपका बढ़ गया है, एक वो पॉइंट जिसमें कोई चेंजेस नहीं आनी है, ठीक है, तो अगर वही पॉइंट बढ़ गया है, तो बाहर का टेम्परेचर उसके साथ जो भी अगर वो बढ़ गया है, तो बाहर के टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से हमें फिर वो जो चीजें होनी है बाहर के टेम्परेचर के साथ, वो नहीं होगी। बिन फर्ज कि अगर मैं बात करूं कि हमारा सेट पॉइंट इतना है 37 38, और बाहर का टेम्परेचर फोर्टीज में है, तो हमें स्वेटिंग होगी। सेट पॉइंट हमारा उसके साथ एसोसिएटेड है। लेकिन अगर बाहर सेट पॉइंट ही मेरा फोर्टीज में पहुंच गया है, जो एसोसिएटेड है बाहर के टेम्परेचर के साथ, और बाहर का टेम्परेचर भी 40 ही है, तो मुझे स्वेटिंग नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर फरहद, ये एक रेशो ली जाती है। ओके मैम, क्लियर है, थैंक यू। Okay. तो इसके अंदर ये बात आई। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज सेंस वाइब्रेशन, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पेसिनियन, और लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्वेश्चन नंबर 9 इज डिटेक्टेड बाय विच, तो मेजनर्स। क्वेश्चन नंबर 10, डिक्रीज कोर बॉडी टेम्परेचर स्टिमुलेट्स व्हाट, तो जब भी कोर बॉडी टेम्परेचर, अब ये वही बात आ गई, जब भी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, कोर बॉडी टेम्परेचर कम होगा, तो वो उसको मेंटेन करने के लिए शिवर करेगी बॉडी, ताकि क्या हो, हीट प्रोडक्शन हो। और कौन सा सेंटर होता है, कौन सा न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस का फॉर द हीट प्रोडक्शन, कौन सा एरिया? पोस्टीरियर थैलेमस। पोस्टीरियर तो हाइपोथैलेमस। जब भी ये इसी पोस्टीरियर चीज को, हाइपोथैलेमस। उन्हीं चीजों को घुमा रहे हैं आगे पीछे, कि आप अगर कोर बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर 11, थीटा वेव विल अपेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रैम स्लीप, तो नॉन रैम की 1 स्टेज में आती है, इसमें बैरस्टिंग ब्लड हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पसीनियन का ऑब्जर्व फंक्शन इज डिटेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी, रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूरॉन फॉर्म सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कंपैक्टा टू स्ट्राइटम इज व्हाट। अच्छा, अब ये जो है ये थोड़ा सा हम न्यूरो में भी डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट न्यूरॉन्स आते हैं। अभी बस आप ये याद करें कि जो सबस्टेंशिया नाइग्रा से जो न्यूरॉन निकलता है, वो उसके अंदर डोपामीन होती है। ठीक है, सबस्टेंशिया नाइग्रा से न्यूरॉन, पार्किंसंस में आपने पढ़ा होगा, जो पार्किंसंस के साथ एसोसिएशन है, उसके अंदर सबस्टेंशिया नाइग्रा से जो हमारा न्यूरॉन निकल रहा होता है नॉर्मली, वो कौन सा है, डोपामीन। और पार्किंसंस में डोपामीन के साथ क्या होता है, पार्किंसंस तो डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है। तो उस पार्किंसन में हमारे पास क्या इन्वॉल्व होता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा ना। ठीक है, यस मैम। सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर डोपामीन, इस तरह याद करें। बाकी हम ये इसका जो पाथवे है, ये जब न्यूरो एनाटॉमी करेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, अल्फा रिदम ऑन ईईजी कब आएगी, जब लो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अल्फा रिदम ऑन ईईजी इंक्रीज उसकी फ्रीक्वेंसी होगी जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। दूसरा, अल्फा वेव्स हमारे पास तब आएंगी ईईजी पे जब हम अवेक होंगे और आईज हमारी बस क्लोज होंगी। तो ये हाइपर वेंटिलेशन
को भी बाज दफा लिखते हैं कि हाइपर वेंटिलेशन जब होगी, बहुत ज्यादा तेज तेज सांस ले रहा होगा, तब अल्फा रिदम आएगी। दूसरा, जब लो कार्बन डाइऑक्साइड होगी तब अल्फा रिदम आएगी। ठीक है, तो याद रखना है कि हाइपरग्लाइसीमिया में भी आ सकती है, हाइपरथर्मिया में भी आ सकती है, और स्टेरॉइड्स भी ज्यादा होंगे तो अल्फा रिदम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कम और हाइपर वेंटिलेशन की सिचुएशन होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड लो हो जाती है आर्टीरियल, तो उसके अंदर हाइपर वेंटिलेशन कंडीशन जनरेट हो जाती है, जिसे हम अल्फा रिदम के साथ एसोसिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लो कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट। तो ये डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो। तो क्यों, आप अगर आपको पता हो कि हमारे पास दो किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल रिसेप्टर्स। जो हमारे पास पेरिफेरल रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास हाइपोक्सिया को सेंस करते हैं। याद रखना है, जो हमारे पास पेरिफेरल रिसेप्टर्स होते हैं वो हाइपोक्सिया को सेंस ज्यादा करते हैं, और जो सेंट्रल रिसेप्टर्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास लो होगी तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो ड्यू टू दी सेंट्रल रिसेप्टर्स, जो कि ब्लड फ्लो के साथ एसोसिएटेड होते हैं। बेरो रिसेप्टर्स के बारे में तो आपने पढ़ा है ना, आप कर ली है नेफ्रो, नेफ्रो तो नहीं की शायद अभी। यस मैम। अच्छा, बेरो रिसेप्टर्स का पता है, जैसे कि वो ब्लड को मेंटेन कर रहे होते हैं, इसी तरह ही हमारे पास सेंट्रल और जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स हैं वो भी हमारे पास ब्लड फ्लो को और मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड फ्लो को देख रहे होते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई भी हर जगह पूरी हो। ठीक है, ब्लड फ्लो से ऑक्सीजन सप्लाई भी होनी होती है ना, तो वो ये मेंटेन कर रहे होते हैं। तो याद रखना, जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी को, इसीलिए जब भी आपके पास ऑक्सीजन की कमी होती है और साइनोसिस हो रहा होता है तो वो पेरिफेरी में ज्यादा होता है ना। ठीक है, जैसे आपकी फिंगर्स नॉड्स में आपको पता है फिंगर्स ब्लू हो जाती हैं। ठीक है, सेंट्रल साइनोसिस बहुत कम होता है, लेकिन पेरिफेरल साइनोसिस नॉर्मली होता है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, बॉडी जो है बहुत ज्यादा कोल्ड में अगर चली जाए, तो तब, या रेनॉल्ड्स फिनोमेना में, उस सेंस में क्या होता है कि पेरिफेरली क्या होता है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और अपोक्सिया हो जाता है, और अपोक्सिया की वजह से ब्लू हो जाती हैं फिंगर्स। तो जब भी पेरिफेरल की बात करेंगे तो हाइपोक्सिया इज ऑलवेज ग्रेटर, एंड फिर उसके बाद अगर सेंट्रल की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्लास 9 रिफ्लेक्स। मैम जी। मैम इसमें PCO2 लो है तो उसके नेगेटिव रिफ्लेक्स में मतलब रिस्पॉन्स में इंक्रीज नहीं होना चाहिए था सेरेब्रल ब्लड फ्लो। नहीं, जब अगर लो होगा, हाँ वो सेंसिंग में वो और बात है कि सेंस करेगा तो उसके बाद जो है वो एक पूरा फिनोमेना स्टार्ट होगा, सर्कल स्टार्ट होगा, साइकिल जो भी चलना है। ठीक है, वो सेंस करेगा। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो इसका मतलब कि ब्लड फ्लो, सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज हुई हुई है। ठीक है, अभी उसने ये बोला है, जब लो कार्बन डाइऑक्साइड होगा विल कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड लो होगी तो ब्लड फ्लो को वो कम कर देगा। अफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के लो होने से है। वो ये नहीं कह रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड लो था और नॉर्मलाइज करने के लिए बॉडी को कौन सा अफेक्ट हुआ, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लो हुई है और उसने विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लो होने से क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद रिसेप्टर सेंस करेंगे कि अब ब्लड फ्लो कम हो गया है, तो उसके बाद फिर आगे उसकी बात चलेगी ना। ठीक है जी, आ गई समझ इस बात की। हाँ, बिफोर कंपनसेशन की बात हो रही है ना, वो ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम था, उसने क्या अफेक्ट किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड कम है उसने अफेक्ट ये किया है कि उसने सेरिब्रल ब्लड फ्लो को कम किया है। लेकिन अभी तक रिसेप्टर्स की बात नहीं किया उसने, सेंटर्स की बात नहीं की कि उन्होंने सेंस किया है सेंस नहीं किया, उसकी कोई बात नहीं की। ठीक है, तो एमसीक्यू बड़े ध्यान से पूछ क्या रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा कि बाद में क्या हुआ। आपने डायरेक्ट बाद वाली बात पे नहीं जाना, पहले स्टार्ट करो। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब कम होगी तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्लास 9 रिफ्लेक्स इज एक्सजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ व्हाट, तो गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स का। ठीक है, एक्सजरेटेड रिस्पॉन्स होता है क्लास 9 जो होती है रिजिडिटीज, ये हम पढ़ते हैं पार्किंसंस में ज्यादातर है, लेकिन जो क्लास 9 रिफ्लेक्स होता है या स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो भी आता है वो गोल्जी के साथ एसोसिएटेड होता है, जो स्ट्रेच ऑफ द मसल्स को, एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ द मसल्स को सेंस करता है। और लेंथनिंग ऑफ मसल्स को कौन से फाइबर सेंस करते हैं, मसल स्ट्रेंगर। मसल्स मसल स्पिंडल। वो सेंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ओनली एफरेंट नर्व दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन।
अच्छा, तो नर्व्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके अंदर। इसको हम इंशाल्लाह इस पॉइंट को हम कल भी सारा करेंगे। सिर्फ एक एफरेंट नर्व जो कि ब्रेन तक सिग्नल डायरेक्ट लेके जाती है, दैट इज द ऑप्टिक नर्व। इसका ये मतलब कि जो ऑप्टिक नर्व होती है ये रिले सेंटर नहीं कोई भी रखती थैलेमस के अंदर, ठीक है। बाकी बहुत सारी नर्व्स जो हैं उनके जो हैं वो रिले सेंटर होते हैं, वो थैलेमस के अंदर होते हैं। इसको हम पॉइंट को कल भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने याद रखना है ऑप्टिक नर्व ये डायरेक्ट जो नर्व होती है, इसके एफरेंट जो फाइबर्स होते हैं ये कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का कौन सा पार्ट ऑप्टिक नर्व के साथ एसोसिएटेड होता है, कौन सा लोब? ऑक्सीपिटल। हाँ, ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल। पोस्टीरियर लोब जिसे, या फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब जिसे हम बात कर रहे होते हैं, वो एसोसिएटेड होता है ऑप्टिक नर्व के साथ एसोसिएशन में। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व का याद रखना है कि ये ब्रेन में, और ऑप्टिक नर्व का पाथवे भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि ये ब्रेन में आंखों से सीधा जो है वो ब्रेन में चली जाती है, कोई रिले सेंटर थैलेमस वगैरह में नहीं रखती है, ये अपनी सेंसेशंस वहां पे नहीं देती है, और सीधा डायरेक्ट जो है वो पीछे ब्रेन पे, जब इसके जो फाइबर्स होते हैं वो उधर चले जाते हैं पीछे ऑक्सीपिटल लोब में। ठीक है मैम जी। ये 16 वाला रिपीट कर दें। 16, क्लास नाइफ रिफ्लेक्स जो है, क्लास नाइफ रिफ्लेक्स इज द एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ व्हाट। तो याद रखना है जो भी स्ट्रेच रिफ्लेक्स टाइप होंगे ना, जैसे किसी चीज को आप कह लें कि एक जगह वो हाथ, वो एक दफा हम पढ़ते थे फिजियो में कि एक वो उसने कैंडल जलाई हुई है और उसके ऊपर अगर उसका हाथ आ गया गलती से और उसने एकदम अपना हाथ पीछे कर लिया है, या उसने बुक्स पकड़ी हुई हैं और वो एकदम उसने बुक्स जो है वो ज्यादा हुई हैं छोड़ दी हैं, तो उसके अंदर जो है वो हमारा गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स होता है। जो क्लैप्स नाइफ रिफ्लेक्स पार्किंसन में होता है उस वो एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स होता है गोल्जी टेंडेंस का, जो कि स्ट्रेच को रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई स्ट्रेच की आएगी, क्लैप्स नाइफ रिफ्लेक्स की बात करेगा, उसके अंदर भी स्ट्रेच रिस्पॉन्स होता है, तो उसके अंदर भी हम यही बात करते हैं कि वो भी गोल्जी टेंडन के साथ ही है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, न्यूक्लियस ऑफ द रेम स्लीप इज व्हाट, तो लोकस सेरुलस। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म प्रिवेंट हीट लॉस, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन से हीट लॉस कम होगी। क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्टर अरूज आपको आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? यस मैम। जी मैम आ रही यस। है। यहाँ पे कोई कंप्लेन शायद कर रहा है कि उनको आवाज नहीं, आप काइंडली रीजॉइन कर लें, जो लिंक गिवन है ग्रुप में उसको रीजॉइन करें, क्योंकि आवाज सबको आ रही है, या अपने माइक के साथ कोई आपका मसला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, डीप सी डाइवर्स एक्सटेंड सडनली टू द सरफेस विच ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी अकर्स कॉजेज द डेथ, तो सीयर्स। अच्छा, जो डीप सी डाइवर्स हैं उनके साथ याद रखना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की बात होती है, अक्सर एमसीक्यूज आता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है डीप सी डाइवर्स में, क्योंकि पानी में नीचे जो है इस तरह की गैसेस डिफरेंट जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है, डीप पानी में। ठीक है, तो उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ एक एमसीक्यू आता है, और दूसरा उसी नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से सीयर्स कॉज होते हैं। जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो यही ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बंदों में उन्हीं डीप सी डाइवर्स में सीयर्स कॉज करते हैं। तो ये दो एमसीक्यूज, बस ये 3:30 तक हम कंटिन्यू करेंगे, फिर आप लोगों की एनआरई की क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, मैन गॉट एन एक्सीडेंट एंड हैड अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन एट T1 लेवल, व्हाट विल बी हैव। अच्छा, अब ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इसको हम थोड़ा सा अभी आज ही डिस्कस कर लेते हैं, तो एमसीक्यूज हम बेशक यहीं तक ही करेंगे, आगे फिर हम देख लेते हैं कि इसमें क्या करना है। ठीक है, अच्छा, अब ये ट्रांजैक्शन के जो एमसीक्यूज हैं ये बहुत दफा आते हैं कि आधी ट्रांजैक्शन हुई स्पाइनल कॉर्ड की, पूरी ट्रांजैक्शन हुई स्पाइनल कॉर्ड की। इसके लिए आप लोगों को ट्रैक्स का समझना भी जरूरी है कि कौन सा ट्रैक क्या करता है और कौन सा ट्रैक क्या नहीं करता। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ इतना जहन में रखना है कि अगर मैं बात करूं, ये मैं बनाऊं अगर एक स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और इसके अंदर जो डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, कुछ मोटर ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, जो कि मसल्स की तरफ जा रहे होते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हैं वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं असेंडिंग और कुछ होते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स।
ट्रैक्स को तो मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही। अभी मैं ये डिस्कस करने लगी हूँ कि अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करूँ और मैं इसके सेक्शंस की बात करूँ तो उसमें क्या होगा। ठीक है, क्या डैमेज होगा एट द लेवल, अगर बात करें बिलो द लेवल ऑफ द लियन, बात करें अबव द लेवल ऑफ द लियन, बात करें तो क्या होगा। ठीक है, अब ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, जब आप ट्रैक्स पढ़ेंगे जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स दोनों आ जाएंगे, उसके अंदर उनके फंक्शंस भी आएंगे। ये हम कल इसको डिस्कस भी कर लेंगे, वो आप रफी में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो उसके अंदर इसके फंक्शंस आ जाएंगे ट्रैक्स के। लेकिन आपने याद रखना है जब भी वो बात करें कि ये एक स्पाइनल कॉर्ड है और इसकी ट्रांजैक्शन हुई है हाफ वे में। ठीक है, ये एक लेवल बता रहा है, फॉर एग्जांपल T1 का लेवल है, जहाँ पे जो इसने लेवल बताया वो T1 का लेवल ही बताया। ठीक है, T1 के लेवल पे बता रहा है और क्या कह रहा है कि एक्सीडेंट हुआ और उसकी कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो गई है। तो कंप्लीट ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, टेम्परेरी लॉस हुआ स्ट्रेस रिफ्लेक्स का बिलो द लेवल ऑफ लीन। ओके, ठीक है। अच्छा, एनरी क्लास आदमी, अच्छा जब भी आपकी हेमी सेक्शन, अगर हेमी ट्रांसेक्शन होगी, अगर आधे हिस्सा जाएगा, अगर आधा हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड का जाएगा, तो याद क्या करना है कि एट द लेवल ऑफ लियन क्या होगी, सारी लॉस ऑफ सेंसेशंस हो जाएंगी एट द लेवल ऑफ लियन। ठीक है, एट द लेवल ऑफ लियन क्या होगा, एट द लेवल की अब मैं बात करने लगी हूँ। जब भी अगर वो T1 की बात करता है कि T1 पे क्या क्या लॉस होगा, हेमी सेक्शन की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो T1 पे क्या क्या लॉस होगा हेमी सेक्शन में एट द लेवल ऑफ लियन, सारी सेंसेशंस, ऑल सेंसेशंस जाएंगी, जिसके अंदर जो ट्रैक हमारे पास आ जाता है वो आता है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस का। ये ट्रैक जो होता है ये प्रोप्रियोसेप्शन के लिए होता है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस के नाम से, और ये जो है वो असेंडिंग ट्रैक है। ठीक है, क्या याद रखना है कि जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस है ये सेंसेशन का ट्रैक है। ठीक है, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है, टच एंड प्रेशर में भी थोड़ा बहुत टच का भी इसमें आ जाता है, लाइट टच का। ठीक है, फिर उसके अंदर ये वाला ट्रैक जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस का ट्रैक है ये हमारे पास किसमें आ जाता है, DCML में। और अगर एट द लेवल ऑफ हेमी सेक्शन की मैं बात करूं, मैंने हेमी सेक्शन उड़ाया है स्पाइनल कॉर्ड का, तो हमेशा याद रखना है कि एट द लेवल ऑफ T1 क्या जाएगा, सारी ये डोर्सल कॉलम मीडियम नेर्वस की ऑन द सेम साइड जो है वो एट द लेवल ये सेंसेशन चली जाएंगी सेम साइड पे। ठीक है, इसी साइड की अगर T1 की बात करूं, ठीक है, सेम साइड पे लेवल पे क्या चला जाएगा, सारी सेंसेशंस चली जाएंगी, प्रोप्रियोसेप्शन, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन। ठीक है, जो कि DCML डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस के साथ एसोसिएटेड होती है और ये डिसेंडिंग पाथवे में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या एट द लेवल ऑफ लियन की बात होगी, और फिर उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस भी जो लियन के आते हैं, जो कि हम फेशियल लव में पढ़े होते हैं मोस्टली। क्या पढ़े होते हैं हम, लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस। कोई मुझे बताएगा लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है और अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है। बी, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन में कोई डिफरेंस किसी को भी याद हो। अपर मोटर न्यूरॉन्स हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन्स हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं। जी, आवाज आ रही है कि बस बस हो गई है, आवाज भी नहीं आ रही। मैम आवाज आ रही है आप? आ रही है, ठीक है, ओके, फुली सैचुरेटेड। अच्छा ठीक है, सही है, तो इसको हम फिर कल डिस्कस कर लें अगर ज्यादा अब सैचुरेशन हो रही है तो। समझ आ रही है तो हम, यस मैम, क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा बहुत ज्यादा। ये ज्यादा हो गया, अच्छा ठीक है, सही है, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। ये जब आप ना ट्रैक्स पढ़ेंगे ना उसके साथ वैसे ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस तरह के MCQs हम कल जो है वो तभी करेंगे जब हम ट्रैक्स कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक, कल कर लेंगे, ओके।
मुझे बताइएगा कि डॉक्टर फराह के साथ आपकी क्लास में ना कोई भी बच्चा मुझे एक बेशक पर्सनल मैसेज करते हैं, आज जो डॉक्टर फराह की क्लास होगी ना उसमें आप लोग क्या पढ़ोगे, ठीक है? तो थोड़ा सा वो भी मुझे गाइड कर दीजिएगा ताकि पता हो कि आप फिजियो में क्या कर रहे हो, ठीक है? चलें, ये फिर हम बाद में कर लेंगे। ट्रैक्स को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसका। अच्छा। अच्छा, मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि डॉक्टर फराह ओके, ठीक है। मैं ज्वाइन कर सकती तो क्लास की टाइमिंग का शेड्यूल ग्रुप में शेयर कर देते हैं, 12 बजे ही क्लास होगी। आज थोड़ी इमरजेंसी की वजह से मुझे जो है ना वो 1:30 तक करनी पड़ी, ठीक है? चलें, ठीक है, सही है। अब हम ये रिकॉर्डिंग्स में भेज दूंगी, इसको एक दफ़ा रिवाइज जरूर कीजिएगा जितना हमने आज पढ़ा, ठीक है? सीएनएस फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी में मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज आपको एक जैसे मिलेंगे, लेकिन सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट लेना है चीज़ों का। एमसीक्यूज फिर हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है? चलें, ठीक है, फिर ओके। कल की क्लास जो है वो 12 बजे ही होगी, ठीक है, इंशाल्लाह। तो मैं बता दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।